हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इस चैप्टर से बिलोंग करने वाले 2006 से लेकर के 2024 तक नीट एंड एआईपीएमटी में आए हुए हर सवाल को मैं डिस्कस करूंगा, और डिस्कशन काफी डिटेल में करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको उतनी थ्योरी जरूर समझाऊंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं भी है तो भी आप हर सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाए। आपकी नीट की तैयारी इस वीडियो के थ्रू या फिर इस सीरीज के थ्रू आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, और इसीलिए आप इस सीरीज के सारे वीडियोज का डेफिनेटली एडवांटेज लीजिएगा अपनी नीट की तैयारी को और बेहतर करने के लिए। शुरुआत करते हैं। एआईपीएमटी 2006 में आया हुआ इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI units associated with the surface is। चलिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड की वैल्यू L मीटर है। अब कहता है कि इसका जो सरफेस है वो पेपर के प्लेन पे है। तो आप ऐसा मान करके चलिए कि जो हमारे बोर्ड का प्लेन है इसी बोर्ड के प्लेन में ही हमारा सरफेस, ऐसा आप इमेजिन करके चलिएगा। आगे कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द सरफेस। तो देखिए इस स्क्वायर सरफेस के लोअर हाफ में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपर हाफ में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो कहता है इस केस में कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेसेज, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू E डॉट ए। अगर मान लो किसी स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, और आप इस फॉर्मूले की मदद से फ्लक्स को निकाल सकते हैं। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं E A cos थीटा, जहां पर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लेते किस तरफ है, तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एक बार मैं फिर से कह दूं, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारा ये जो स्क्वायर सरफेस आप देख रहे हैं अगर पेपर के प्लेन में है, मतलब बोर्ड के प्लेन में है, तब इसका एरिया वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर में आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर, ये बात तय है। जहां तक फील्ड का सवाल है, फील्ड तो हमारे पेपर के प्लेन में ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियसली आप आंसर कितना देंगे, द आंसर विल बी 90 डिग्री। एंड क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है और क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, फ्लक्स की वैल्यू लोअर हाफ के लिए तो हो गई 0। एंड जहां तक अपर हाफ का सवाल है, अपर हाफ में क्योंकि फील्ड है ही नहीं, तो अपर हाफ में क्योंकि फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स होने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो अपर हाफ में फ्लक्स 0 क्यों है, क्योंकि फील्ड नहीं है। लोअर हाफ में फ्लक्स क्यों 0 है, क्योंकि फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में रहने वाला एंगल 90 डिग्री है, और इसीलिए थ्रू आउट द सरफेस जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एआईपीएमटी 2006 का ही है। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग along a uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 degree is। ऑल राइट, मैं समझाता हूं आपको। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P है, और इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और जो डायरेक्शन होगा हमारी डाइपोल मोमेंट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही है, क्योंकि अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमें कह रहा है। तो कहता है कि उस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं समझाता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे मान लिया जाए ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मेशन होता है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होने चाहिए बट अपोजिट नेचर वाले। तो अगर हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हों जिनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम हो बट पोलैरिटी अपोजिट हो, मतलब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो,
तब उस केस में अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस मेंटेन करें, स्मॉल गैप मेंटेन करें, तब उस कॉम्बिनेशन को, उन चार्जेस के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहां पर मान लिया जाए यहां पर माइनस क्यू है और यहां पर प्लस क्यू है। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी राइटवर्ड ही है, और उस हिसाब से देखें तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो शुरुआत की हमारी सिचुएशन है। अब कहता है कि इस डाइपोल को हमें 90 डिग्री घुमाना है, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि वर्क करेगा कौन, तो वर्क करेंगे हम, और इस सिस्टम के लिए हम है कौन, हम है एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां पर हमको बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। और आपको ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया हुआ है पूरा यूट्यूब में, और उसमें मैंने आप लोगों को वर्क से रिलेटेड 3 इक्वेशंस बताई हैं, जिसमें एक इक्वेशन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। आपको ये बिल्कुल याद रखनी चाहिए ये बातें। और बाकी की 2 इक्वेशंस क्या है वो भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। पहली बात ये थी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और ऑन अ बॉडी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई बॉडी या फिर कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम पे या फिर बॉडी पे वर्क करने वाले सारे फोर्सेस, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जो भी हो, उन सबके लिए किया गया वर्क का जो सम होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाए, ओनली सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर के जो फोर्सेस हैं, अगर उनके लिए वर्क पूछा जाए, इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, जहां पर यू हमारी पोटेंशियल एनर्जी को शो करती है। एंड आखिरी में है वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए। इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी लिख सकता हूं। अब क्योंकि मुझे डाइपोल को सिर्फ 90 डिग्री घुमाना है, पहले हमारी डाइपोल मूवमेंट और फील्ड सेम डायरेक्शन में थी, अब मुझे डाइपोल मूवमेंट को 90 डिग्री टर्न करना है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ टर्न करके डाइपोल को प्लेस करना है, तो यहां पर हम किसी भी तरह के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के विषय में चर्चा नहीं कर रहे। हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी के चेंज को लेकर के यहां पर जीरो से मेंटेन कर रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर जो भी मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव आया होगा वो डेफिनेटली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही रहा होगा। यहां पर हम डेफिनेटली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम डेल्टा के को जीरो ले लिए। नाउ अब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं U2 माइनस U1। अब बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक्सप्रेशन होता है माइनस पी डॉट ई। आपको ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली याद होगा, और इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर मुझे U1 की वैल्यू चाहिए तो U1 के लिए यहां पर मैं cos थीटा 1 कर देता हूं। सिमिलरली U2 के लिए मैं लिख सकता हूं माइनस पी ई कॉस थीटा 2। तो अगर मुझे अब वर्क निकालना है तो मुझे U2 की एंड U1 की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो U2 की जगह मैं लिखूंगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलने वाला है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी ई कॉस थीटा 2, जिसमें पी ई कॉमन है तो कॉमन ले लूं तो बचने वाला है मेरे पास कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और इस एक्सप्रेशन को भी आप याद रख सकते हैं। तो नाउ अब शुरुआत में एंगल कितना था, तो शुरुआत में एंगल की वैल्यू थी 0 डिग्री, और बाद में 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एंगल की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो यहां पर अब थीटा 1 की जगह में 0 डिग्री पुट कर दीजिए और थीटा 2 की जगह में 90। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू पी ई इज पी ई। तो फाइनली आंसर हमारा पी ई हो जाएगा, और पी ई इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2007 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली which are a distance 12 apart. C is the midpoint of A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD is. ठीक है, मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि A एंड B दो पॉइंट्स पे
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पार्टिकल्स को रख दिया गया और इनकी बीच की जो दूरी है हमें गिवन है 2l, है ना। तो यहां पर हमने रखा है प्लस क्यू एंड पॉइंट बी पे रखा है हमने माइनस क्यू एंड इनकी बीच की दूरी हो गई हमारी 2l। आगे कहता है कि c जो है वो a एंड b का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं a से लेके c तक की दूरी एंड c से लेके b तक की दूरी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली ll होगी, क्योंकि a एंड b के बीच की दूरी 2l थी। आगे ये कहता है कि ये जो पाथ है CRD सेमी सर्कुलर पाथ है। तो अगर पॉइंट बी के अबाउट में मैं एक सेमी सर्कुलर पाथ ड्रॉ करता हूं तो बी से सी की जो दूरी होगी, बी से डी की भी तो वही दूरी होगी, तो ऑब्वियसली बी एंड डी के बीच की दूरी भी कितनी है, यहां पर एल है। तो कहता है कि ए एंड बी पे प्लस क्यू माइनस क्यू रखा गया और पॉइंट सी से एक प्लस क्यू चार्ज को, पॉइंट सी से एक प्लस क्यू चार्ज को सी आर डी पाथ से होते हुए हमने पॉइंट डी पे रखा। तो उस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। यहां पर पहले हमारा प्लस क्यू चार्ज था, यहां पर हमारा पहले प्लस कैपिटल क्यू चार्ज था और इसको शिफ्ट किया गया है पॉइंट डी तक, ठीक। तो पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट डी तक फॉलोइंग ए पाथ सी आर डी हमने एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के पार्टिकल को शिफ्ट किया है। तो कहता है इस प्रोसेस में टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। तो देखिए निकालना आसान है, बट निकालने के पहले मेरा आपसे एक सवाल, कौन करेगा वर्क? तो ऑब्वियसली वर्क कोई एक्सटर्नल ही करेगा, हम ही करेंगे, और कौन करेगा? और अभी जस्ट मैं आपको बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब क्योंकि पार्टिकल कैपिटल क्यू के स्पीड को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, हमें बोला गया है कि पॉइंट सी से शिफ्ट करके पॉइंट डी पे जाकर के रख दिया गया, तो अल्टीमेटली सी पे भी हमारे कैपिटल क्यू की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, डी पर भी हमारे कैपिटल क्यू की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ए एंड बी पर रखे हुए पार्टिकल को बिल्कुल भी टच किया गया नहीं है, उन्हें शिफ्ट किया गया नहीं है। और क्योंकि हमारे सिस्टम की शुरुआत में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और बाद में भी जीरो है, इसीलिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में जो भी बदलाव है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण नहीं है, फिर किसकी वजह से रहा होगा? डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और इसलिए यहाँ पर मैं डेल्टा एम ई को डेल्टा यू लिख सकता हूं, यू हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, कंसिडरिंग डेल्टा के इक्वल टू जीरो। परफेक्ट, तो यहां तक आपको बात समझनी है। और डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं यू टू माइनस यू वन। तो मुझे करना क्या होगा, मुझको इस सिस्टम के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी, इस सिस्टम के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी, और उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब यहां पर हमारे पास जो सिस्टम है वो पार्टिकल सिस्टम है, यहां पर हमें पार्टिकल्स दिए गए हैं और टोटल 3 पार्टिकल्स हैं। एक का चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे का चार्ज है माइनस क्यू, तीसरे का चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। तो 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स हमें गिवन है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 पार्टिकल सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। मैं समझाना क्या चाहता हूं, सुनिएगा। मान लिया जाए आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, और इनके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं R। तब इन 2 पार्टिकल से बनने वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R, जहां पर K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता है जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं एंड में K की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 पार्टिकल सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी में या फिर इनफाइनाइट सेपरेशन में जीरो कंसिडर किया हुआ होता है। खैर, अब यहां पर हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? तो टोटल सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं। तो 3 पार्टिकल्स की मदद से मैं 2-2 पार्टिकल वाले कितने पेयर बना पाऊंगा? देन द आंसर विल बी ऑब्वियसली 3। जैसे समझाना मैं क्या चाह रहा हूं, एक पार्टिकल है Q1, दूसरा है Q2 एंड थर्ड है मान लो Q3। तो इन 3 पार्टिकल से आप कितने पेयर बना सकते हो? 2-2 पार्टिकल्स वाले। तो ऑब्वियसली आंसर 3 होगा कि नहीं? कैसे? एक पेयर बनेगा मेरा Q1 Q2 से, दूसरा पेयर बनेगा मेरा Q1 Q3 से, एंड तीसरा पेयर बनेगा मेरा Q2 Q3 से। तो टोटल 3 पेयर बन रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? U2 निकालने के लिए इन तीनों ही पेयर के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। U1 निकालने के लिए भी मुझको इन तीनों ही पार्टिकल्स की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और उनके डिफरेंस से मुझको फाइनली आंसर मिलने वाला है, ठीक। तो अब फटाफट इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सिस्टम की फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, और 3 पार्टिकल के लिए 3 पेयर बनेंगे। तो U2 में भी 3 पेयर आएंगे या 3 टर्म्स आएंगे,
U1 के लिए भी यहाँ पर हमारे टोटल 3 टर्म्स आएंगे, तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए एंड बी की। शुरुआत में हमारे पार्टिकल्स की पोजीशन क्या थी, ए बी एंड सी, बाद में क्या हो गई ए बी एंड डी, मतलब ए एंड बी पे रखे हुए पार्टिकल को बिल्कुल टच किया गया नहीं है, कैपिटल क्यू को सी से शिफ्ट करके डी तक लेके हम गए हैं। तो U2 की बात कर रहे हैं, तो U2 के लिए पार्टिकल्स की प्लेसमेंट क्या क्या है, प्लस क्यू का ए पे है, माइनस क्यू का बी पे है एंड कैपिटल क्यू का डी पर है। तो ए एंड बी के लिए क्या लिखूंगा मैं, के प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए एंड बी के बीच की दूरी हो गई 2l। परफेक्ट। अब सेकेंड पेयर की बात करते हैं, तो मैं ए एंड डी को सेकेंड पेयर बना देता हूं, ए एंड डी को मैं सेकेंड पेयर बना देता हूं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए एंड डी के बीच की दूरी जो कि हो जाएगी 3l। और यहां पर डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझको हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते जाना है। प्लस अब मेरा आखिरी पेयर कौन होगा, बी एंड डी। तो बी एंड डी के लिए मैं क्या लिखूंगा, के माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बी एंड डी की बीच की दूरी जो कि है हमारी l। और इस तरह से मुझे U2 की वैल्यू मिल चुकी है माइनस। अब मुझे U1 लिखना है, तो U1 के लिए पार्टिकल्स की प्लेसमेंट क्या क्या है, A, C एंड B। A पे प्लस क्यू, B पे माइनस क्यू एंड C पे कैपिटल क्यू, है ना। तो पहला पेयर में अभी भी A एंड B को मान करके चलता हूं, तो A एंड B के लिए फिर से क्या हो जाएगा, K स्मॉल क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2l प्लस। अब सेकेंड पेयर में बना देता हूं A एंड C को, तो A एंड C के लिए क्या लिखूं, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन l प्लस। थर्ड पेयर हमारा हो गया C एंड B। C एंड B के लिए लिखूंगा मैं K माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन l। और इस तरह से मैंने U1 का एक्सप्रेशन भी लिख दिया। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करूं, तब इस केस में ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें तो आप देखो पहला टर्म U2 का एंड पहला टर्म U1 का आपस में कैंसिल होंगे। अब अगर आप देखें तो थर्ड टर्म U2 का एंड थर्ड टर्म U1 का भी आपस में कैंसिल होगा, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। तो फाइनली कौन बच रहा है, ये दोनों टर्म्स आपस में बच रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स बचे। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखो कौन कौन कॉमन है, तो कॉमन में K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू l कॉमन है, तो मैं K की वैल्यू भी पुट कर देता हूं। तो K हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन में स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई l है, यहां पर बचेगा 1/3, यहां पर बचेगा माइनस प्लस माइनस 1। सो 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3, यस और नो। यहां पर बच रहा है 1/3 माइनस प्लस माइनस 1, सो 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3। तो नाउ अगर मैं अब रिड्यूस करूं तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो फाइनली डिनोमिनेटर में क्या बचने वाला है, ये माइनस है अभी हमारी अपनी जगह पर, इस माइनस को लेकर के वरीड मत रहिए। ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये माइनस अभी हमारे एक्सप्रेशन में है। तो फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो आप माइनस, ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 3 इंटू 2 विल बिकम 6 पाई एप्सिलॉन नॉट l। और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सो माइनस क्यू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन AIPMT 2007 से ही बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है a hollow cylinder has a charge small q coulomb located within it symmetrically. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be। A very easy question। क्वेश्चन अगेन गॉस लॉ से रिलेटेड है और मैं आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक होलो सिलेंडर के अंदर सिमेट्रिकली बीचों बीच एक स्मॉल क्यू चार्ज को रख दिया गया। तो मैं दिखा देता हूं यहां पर, तो एकदम बीचों बीच हमने स्मॉल क्यू चार्ज को रख दिया है इस सिलेंडर के अंदर। अब गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेट एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कुछ चार्ज रख दिए हैं
तो जो चार्ज की नेट वैल्यू होगी दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट उस क्लोज्ड सरफेस से लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है। और इसीलिए एज पर द गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस सिलेंडर के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ऑब्टेन करते हैं, एंड दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही प्रोवाइड करता है। तो यहां पर देखें तो टोटल तीन तरह के सरफेसेस हैं। पहला हमारा बी जो है कर्व सरफेस है, एंड ए एंड सी हमारे दो और फ्लैट सरफेसेस हैं या फिर सर्कुलर सरफेसेस हैं। तो ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ये टोटल इन तीनों सरफेसेस के लिए डिफाइन किया जाएगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स की वैल्यू है वो इस होल सिलेंडर के लिए डिफाइन की गई है, और इस होल सिलेंडर में टोटल तीन सरफेसेस हैं, एक कर्व्ड और दो सर्कुलर सरफेसेस। और इसीलिए मैं फाइव टोटल की जगह में क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस बी प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस सी विच इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंप्लाइज दैट। अब क्योंकि हमने Q चार्ज को सिलेंडर के अंदर सिमेट्रिकली रखा है, इसका ये मतलब है कि सरफेस A से जितनी फ्लक्स लिंक हो रही होगी एग्जैक्टली उतनी ही फ्लक्स सरफेस सी से भी लिंक होनी चाहिए ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि Q से लेकर के सरफेस A की जो दूरी है वही दूरी Q से लेकर के सरफेस C तक की भी है, और क्योंकि सरफेस A एंड C दोनों का साइज भी सेम है, इसीलिए हम सिमेट्रिकली कह सकते हैं कि सरफेस A से जितनी फ्लक्स लिंक हो रही होगी सरफेस C से भी उतनी फ्लक्स लिंक होनी चाहिए। और इसीलिए मैं क्या करता हूं, सरफेस C से लिंक होने वाली फ्लक्स को मैं फाई A लिख सकता हूं। तो अगर मैं फाई C के लिए यहां पर फाई A लिख दूं तो फाई A प्लस फाई A कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ फाई A प्लस एंड कर्व्ड सरफेस B से लिंक होने वाली फ्लक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी बताई गई है, फाई। देखिए लिखा है ना, इफ फाई इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B। तो क्योंकि फाई बी की वैल्यू ऑलरेडी फाई गिवन है तो मैं फाई बी की जगह में फाई लिख देता हूं इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली अगर मैं आपसे ही पूछूं सरफेस A से लिंक होने वाली फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, देन डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और आप चेक कर सकते हैं 1/2 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी AIPMT 2007 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q माइनस 2Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x0 ya z0 x0 y0 z0 xa y0 z0 respectively. The magnitude and direction of the electric dipole moment vector in this charge assembly are all right. देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आगे जो हमें सिचुएशन दी गई है उसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद ही जाकर के हमें सिचुएशन काफी ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो पाएगी। तो मैं काम करता हूँ, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। तो इसे मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, लेट अस से दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस है सपोज। ठीक, तो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है, आप समझ सकते हैं ना। अब क्या कह रहा है, प्लस क्यू को कहां रखा है हमने, x0 ya z0, मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 है, z कोऑर्डिनेट भी 0 है, बट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है। तो डेफिनेटली हमारा जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे आएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, a, 0। परफेक्ट। और यहां पर किसको रखा है हमने, प्लस क्यू को, तो यहां पर मैं प्लस क्यू को शो कर देता हूं। आगे कहता है माइनस 2q को रखा गया है हमने x0 y0 z0, तो x0 y0 z0 तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पर हमने रख दिया किसको, माइनस 2q को ओरिजिन पे। एंड आगे कहता है कि एक प्लस q चार्ज और है जिसको रखा है xa y0 z0 पे, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, ऑब्वियसली x एक्सिस पे आएगा, और x एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा कितना, इट विल बी a, 0, 0, और यहां पर हमारा पार्टिकल अगेन है प्लस q। तो कहता है कि इस असेंबली के लिए टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट होती है कि उन दोनों चार्जेस जिनकी मदद से हमने डाइपोल को फॉर्म किया हुआ है उनमें से किसी भी एक पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी।
तो जैसे मान लिया जाए, मैंने भी कहा आपसे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाने के लिए हमारे पास दो चार्जेस होने चाहिए विद द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी, और उनके बीच में एक स्मॉल गैप होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता है उनमें से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को हमें उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि जस्ट मैंने बताया, और इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यहां पर आप देखो एक प्लस क्यू है, यहां पर एक प्लस क्यू है और यहां पर माइनस टू क्यू है। तो आप क्या विजुअलाइज करो कि इस माइनस टू क्यू का एक माइनस क्यू, एक हिस्सा जो माइनस क्यू बनेगा वो इस एक्स एक्सिस वाले पार्टिकल के साथ डायपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो बचा हुआ माइनस क्यू है वो इस वाई एक्सिस पे रखा हुए पार्टिकल के साथ एक डायपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने डायपोल हो गए? हमारे पास टोटल दो डायपोल हो गए, एक माइनस क्यू प्लस क्यू एक्स एक्सिस के लिए, एक माइनस क्यू प्लस क्यू वाई एक्सिस के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो एक्स एक्सिस वाले डायपोल का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो गया, एंड वाई एक्सिस वाले डायपोल का जो डायरेक्शन होगा डायपोल मूवमेंट का वो भी अगेन वाई एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो गया। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं एक्स एक्सिस पे जो डायपोल है उसकी डायपोल मूवमेंट कितनी होगी, तो मैंने कहा किसी भी एक चार्ज के पार्टिकल की मैग्नीट्यूड एंड पार्टिकल्स के बीच की दूरी का जो प्रोडक्ट होगा वही डायपोल मूवमेंट होता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू में हमको एक पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू क्यू ले ली, एंड ऑरिजिन से लेकर के इस पार्टिकल के बीच की दूरी है ए, तो ये हो गया मेरा डायपोल मूवमेंट P1। सिमिलरली वाई एक्सिस वाले डायपोल के डायपोल मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी किसी भी एक चार्ज के पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल के चार्ज की मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, जो अगेन कितनी है हमारी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ए है, और इसको मैं मान लेता हूं P2। परफेक्ट। तो यहां पर मेरे पास दो डायपोल हैं, एक है एक्स एक्सिस पे क्यू ए मैग्नीट्यूड का, दूसरा है वाई एक्सिस पे क्यू ए मैग्नीट्यूड का। अब मुझे बताना है टोटल डायपोल मूवमेंट कितना होगा। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों, तो यहां पर मैं रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो कर सकता हूं, और हम जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहां पे क्या लिखूंगा मैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 90। नाउ वाई 90? क्योंकि दोनों के डायपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, और कॉस 90 हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करना है, तो QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, √2 टाइम्स ऑफ QA। तो ये मेरे रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू हो गई। अब बताना है डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए एक बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों, जैसे इस डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी क्यू है, इस डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी क्यू है, तो अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों तब उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब P1 एंड P2 के बीच में जो एंगल 90 है उस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए हमारा कौन आएगा, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट आएगा। या फिर यहां पर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो कर सकते थे। तो P1 एंड P2 के टेल से हमारा रिजल्टेंट निकलेगा P, और डेफिनेटली P जो है P1 एंड P2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं डेफिनेटली 45 डिग्री होना चाहिए। अगर आप 45 डिग्री तब भी जज नहीं कर पाते हैं तो अल्फा रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहां पर हम जानते हैं कि साइन 90 यहां पर आएगा, यहां पे cos 90 आएगा, cos 90 0 हो गया, sin 90 1, b बाई a। तो अगर मैं QA बाई QA करूंगा तो 1 ही आएगा। tan अल्फा अगर 1 है तो अल्फा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के साथ भी एंगल 45 बनने वाला है, एक्स के साथ भी एंगल 45 बनने वाला है, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, √2 QA। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। सो आंसर विल बी √2 QA along x एक्सिस नहीं, along y एक्सिस नो, √2 QA along the line joining points x0 y0 z0 and xa ya z0। एकदम सही बात है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। QA तो रहने से रहा है ना। यहां पर जो x a y a कह रहे हो तो यहां पर डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू a, 0 होगी, और डेफिनेटली ये जो रिजल्टेंट है a, 0 से ही पास करेगी। तो ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन 3 है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT 2008 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point in free space due to a charge q coulomb is q into 10 to the power 11 volts. The electric field at that point is, ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूं. कहता है कि एक पार्टिकल q से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू q इंटू 10 टू द पावर 11 वोल्ट्स है. तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. तो मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टिकल q से r डिस्टेंस पे डेवलप होने वाली पोटेंशियल की वैल्यू होती है v इक्वल टू के क्यू बाई आर. दिस इज द फॉर्मूला. अगर एक q चार्ज का पार्टिकल है तो उससे r दूरी पे अगर एक पॉइंट हम डिफाइन करें, तब उस पॉइंट पे डेवलप होने वाली पोटेंशियल होती है v इक्वल टू के क्यू बाई आर. और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. और ये हमें निकालना है और v हमें दिया हुआ है. तो v की मदद से हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है E तक. तो डेफिनेटली यहां पर एक r एक्स्ट्रा है. तो आपको करना क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की मदद से, मतलब जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है, इसकी मदद से आपको r निकाल लेना पड़ेगा. और r निकालने के बाद फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में r स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हमको पुट करनी होगी. तो देखिए हमको क्या करना है. तो v की जगह में मैं पुट कर देता हूं q इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल टू के क्यू बाई आर. सो फाइनली q एंड q आपस में कैंसिल हो गए. तो r की मुझे फाइनली वैल्यू मिल गई कितनी, इट विल बी इक्वल टू k अपॉन 10 टू द पावर 11. एंड ये हमारी r की वैल्यू आ गई. अब मुझे क्योंकि फील्ड निकालना है, तो फील्ड निकालना आसान है. तो E विल बी इक्वल टू, तो k की जगह में मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. परफेक्ट. नाउ q की जगह में q रहने दो एंड r की जगह में मैं पुट कर देता हूं कितना, k अपॉन 10 टू द पावर 11. और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो. खैर एक काम और भी कर सकते थे अपन, यहां पर इसे k रहने दिया जाए, है ना. यहां पर इसको हम k को नहीं बदलते, k रहने देते हैं. तो आप देखो यहां पर k स्क्वायर है और यहां पर न्यूमरेटर में k है. तो k स्क्वायर का एक k और एक k आपस में कैंसिल हो सकते हैं. खैर उसको मैं कैंसिल कर दूंगा. तो q अपनी जगह पर है, k रहने दिया जाए फिलहाल के लिए. 10 टू द पावर 11 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 22, जो कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय k स्क्वायर. तो एक k और एक k आपस में कैंसिल हो जाएंगे. नाउ k की वैल्यू होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो जब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल होगा एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहुंच जाएगा कहां पर, न्यूमरेटर पे. तो मुझे फाइनली मिलने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन पर कुलम्ब या फिर वोल्ट पर मीटर. दोनों ही हमारी यूनिट्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो यहाँ पर मैंने न्यूटन पर कुलम्ब लिखा है, वोल्ट पर मीटर भी अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं. सो आंसर विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 10 टू द पावर 22. सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होने वाला है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन AIPMT मेंस 2009 से बिलोंग करता है. क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4. द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट इज. ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूं. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही एक पार्टिकल के सराउंडिंग में बनने वाले फील्ड को समझाने के लिए यूज की जाती है. आप अगर एक पार्टिकल के सराउंडिंग की प्रॉपर्टी को एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में समझना चाहते हैं तब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और अगर उसी प्रॉपर्टी को अगर आप स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में समझना चाहते हैं तब उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं. हम सेम फेनोमेना को स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में भी या फिर वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में भी समझा सकते हैं. तो कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से ऑब्टेन की जाएगी, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के 3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है E सबस्क्रिप्ट x इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल x.
यहाँ पर डेल का मतलब ये है दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली, मीन्स यहाँ पर हम एक्स को ही खाली वेरिएबल मानेंगे, वाई एंड जेड को हम कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। मतलब जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पोटेंशियल में शामिल होने वाली वाई एंड जेड को मैं कांस्टेंट कंसिडर करूंगा। सिमिलरली अगर मुझको ई वाई की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहां पर भी मैं v को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं कंसिडरिंग x एंड z एच कॉन्स्टेंट्स। फाइनली अगर मैं आपको ई जेड की बात पूछूं तो ये हो जाएगी माइनस डेल v अपॉन डेल z। तो हमें ये निकालना है, तो फाइनली डिफरेंशिएट करते हैं v को x के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहां पर तीन टर्म्स है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म हमारा 4 है। तो डिफरेंशिएट करते हैं और आपको ये बिल्कुल मालूम है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में माइनस वाई कांस्टेंट होने के कारण, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैंने y एंड z को कांस्टेंट लिया हुआ है, तो माइनस वाई, ये माइनस मेरे एक्सप्रेशन का माइनस है, सो माइनस वाई बाहर, एंड एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस, अब x जेड क्यूब में जेड क्यूब कांस्टेंट है तो बाहर, परफेक्ट, बचा कौन x, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, एंड फाइनली 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 0, सो फाइनली मेरी ex की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। नाउ अब हम बात करते हैं ey की, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस की तरफ कितनी होगी निकालते हैं। तो अब मुझे v को डिफरेंशिएट करना y के रेस्पेक्ट में, और अब हमारा x एंड z कांस्टेंट होंगे, तो इस पहले वाले टर्म में, खैर ये माइनस में पहले लिख देता हूं, एक्सप्रेशन का माइनस अपनी जगह पर है ना। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई में माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब एक्स जेड क्यूब y के लिए तो कांस्टेंट हो गया, यहां पर तो y का एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो एक्स जेड क्यूब ये पूरा का पूरा y के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 4 का डिफरेंशिएशन भी 0, तो फाइनली मुझे यहां पर देखा जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर ही ब्रैकेट के अंदर मिलने वाला है, तो फाइनली इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सिमिलरली ई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड के लिए एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट हो गया, तो मेरा पहला टर्म डिफरेंशिएशन का 0 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस एक्स कांस्टेंट होने के कारण बाहर, जेड क्यूब का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3z स्क्वायर, एंड 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो फाइनली मुझको वैल्यू मिलने वाली है माइनस माइनस कैंसिल होकर के 3xz स्क्वायर, और इस तरह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की x, y एंड z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मिल चुकी है। तो मुझे बताना है फील्ड होगा कितना, तो अब चेक करिए क्या आ रहा है यहाँ पर मैं अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलने वाला है 2xy माइनस माइनस प्लस होकर के जेड क्यूब आ जाएगा। एंड फाइनली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप, ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। आप Ex के साथ I कैप मल्टीप्लाई कर दो, Ey के साथ J कैप, Ez के साथ K कैप, तो आपको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में मिल जाना है। तो वैल्यूज पुट करके देखो आपको क्या आंसर मिलने वाला है। सो 2xy Z क्यूब I कैप प्लस एक्स स्क्वायर J कैप प्लस 3xz स्क्वायर K कैप, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी पॉसिबल है, अगर आपको फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल पूछे तो फॉर्मूला मैं बता दूं क्या होता है, उस केस में हम लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, और इस फॉर्मूले की मदद से अगर आपको फील्ड की जानकारी हो तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है ना। तो पोटेंशियल अगर निकालना हो तो फील्ड को इंटीग्रेट करो, और अगर आपको फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो। माइनस हमारे दोनों ही एक्सप्रेशंस में एक पार्ट प्ले करते हैं, माइनस यहां पर हमारे दोनों एक्सप्रेशंस में रहते हैं, ठीक। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है टू पॉजिटिव आयंस each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, then
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, ई बीइंग द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखिए आसान क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में रहने वाला, दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में रहने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 Q2 दोनों की वैल्यू Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो R की वैल्यू यहाँ पर D दिया है, तो यहाँ पर मैं D स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो दो आयंस हैं, उन दो आयंस के बीच में रहने वाला इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये हो जाएगा। अब देखिए आपको बिल्कुल एक बात याद रखनी चाहिए कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। किसी भी बॉडी के पास रहने वाला चार्ज एलिमेंट्री चार्ज E का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका यह मतलब है कि उस पार्टिकल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है। तो अब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहीं और चले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मिसिंग होने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल से कहीं और चले जाने के कारण उस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई कम, प्रोटॉन्स की संख्या हो गई ज़्यादा, एंड अल्टीमेटली उस पार्टिकल का नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर मैं ये कहूँ कि हर एक पार्टिकल से मिसिंग होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर n है जो मुझे निकालना है, तब उस केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में प्लस चार्ज E आएगा। तो अगर हर आयन से मिस होने वाले या मिसिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो n है, तब हर आयन के चार्ज की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू n इंटू ई फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम जानते हैं Q की वैल्यू डेफिनेटली n टाइम्स ऑफ E हो जाएगी, और इस एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, n तक पहुंच सकते हैं। तो फाइनली मैं क्या करता हूं, F इंटू 4πε0d स्क्वायर, मैंने RHS के डिनोमिनेटर से 4πε0d स्क्वायर को मैंने LHS की तरफ ले लिया, बचा मेरे पास Q स्क्वायर। और क्योंकि हम जानते हैं कि Q की वैल्यू n टाइम्स ऑफ E होनी चाहिए, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो यहां पर Q स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, n स्क्वायर E स्क्वायर लिख सकता हूं। तो फाइनली एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो फाइनली n की वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू F 4πε0d स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर का रूट, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आप मैच करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑब्वियसली ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 का है। क्वेश्चन है a square surface of side L meters in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E, यूनिट हमें वोल्ट पर मीटर दिया, ऐसा यूनिट है, acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in units of voltmeter is, obviously आंसर 0 है ना। सेम क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किया, और आप बिल्कुल यहां पर जज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, और इसे मैं लिख दूंगा EA cos थीटा। और जैसा कि आपको मैंने बताया एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि हमारा जो स्क्वायर सरफेस है वो पेपर के प्लेन में है, मतलब बोर्ड के प्लेन में है, तो इस बोर्ड के प्लेन में रहने वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जो फील्ड है लेकिन वो बोर्ड के प्लेन में ही है। तो फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं तो सरफेस एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहां पर अगर मैं थीटा की जगह में 90 पुट करूं तो cos 90 0, तो फाइनली फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। सो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT मेंस 2010 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is 0. ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्यों, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए एक स्फेरिकल शेल है मान लेते, इसके पास रहने वाला चार्ज मान लो कैपिटल Q है, इसके रेडियस की वैल्यू कैपिटल R है, एंड स्मॉल r शो करता है एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, है ना। मान लो स्मॉल r की मदद से
मैं कोई डिस्टेंस को शो कर रहा हूं फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर ऑफ शेल। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, आपको बिल्कुल याद रखना है, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, अगर मैं आर लेस देन कैपिटल आर की बात कर रहा हूं मतलब मैं कहां पर हूं, मैं डेफिनेटली शेल के अंदर हूं, इनसाइड द शेल हूं, और एक शेल के अंदर डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड शेल इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको सरफेस पे पूछा जाए तो सरफेस पे डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। एंड आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, अगर आप शेल के बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालने की इच्छा रखते हैं, तब उस केस में फील्ड निकालने का एक्सप्रेशन होता है Q अपॉन 4πε0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो पहले जो हमें फील्ड दी थी वो बाहर दी गई थी, 3r/2 मतलब r से बड़ा हो गया, तो बाहर कुछ ना कुछ फील्ड थी, परफेक्ट है ना। लेकिन अब जो पूछा है, कहां पूछा गया है, r/2 दूरी पे, और r/2 मतलब आप कहां आ गए हो, आप अंदर आ गए हो, और अंदर क्योंकि फील्ड की वैल्यू जीरो होती है तो फाइनली आंसर जीरो ही होना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक,